लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी पैजना के ककरा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जैसे ही पर्दा एक तरफ सरक कर ठहर गया, वैसे ही मंच पर एक युवती के पैजना बज उठे। छन छन छनन, छन छन छनन। एक मीठी झंकार उठी और फूट कर चल रही बतकही पर चासनी की परत की तरह चढ़ गई। मैंने चौंक कर सामने देखा तो दंग रह गया। वैसे कोई खास बात न थी, लेकिन वैसे ही ककरेजी धोती और वैसा ही लमछारा घूंघट। इतना ही नहीं, गोरे हाथ की 2 उंगलियों से घूंघट का झरोखा बनाने की वही अदा और पैजना के छमाके के साथ नचते हुए कोमल अंगों की वही ठसक भरी धज। सब कुछ वही। कहीं वो रधिया तो नहीं, लेकिन 30 वर्ष पहले की युवती रधिया? नामुमकिन। उसे बहुत पास से देखा था, इसी गांव की गली में। रधिया जब गली से निकली थी, एक मधुर आवाज सब जगह गूंज उठी थी। छन छन छनन, छन छन छनन। नए पैजना के ककरा बज रहे थे, मानो काम के सुर मुख्तियार। तभी तो भीतर बैठे युवकों की आंखें भी जग जाती हैं। क्षण भर में एक तमाशा सा खड़ा हो गया था। रमला अहीर ठाकुर साहब की गाय दोहने जा रहा था। घुटनों तक धोती, मलमल सा लंबा कुर्ता, सिर के बालों से माथी तक निचुड़ता तेल और हाथ में चमकती लाठी। पूरा शरीर तेल से चिकनाया हुआ और सूरज की रोशनी में और ज्यादा दमकता हुआ। उसने बड़े गर्व से मूंछों पर हाथ फेरा और चबूतरे पर एक पैर रखकर खड़ा हो गया। नीले पट्टे का पैजामा और सफ़ेद कमीज पहने भगवान सिंह फिल्मी गाने की किताब लेकर बरामदे में बैठ गया और जेब से कंघी निकालकर बालों को पीछे की तरफ लौटाने लगा। भगौना नाई चौड़ी किनार वाली पतली धोती अपनी नंगी छाती पर डाले खड़ा था। तुरंत बांसुरी निकाल स्वर भरने लगा। स्वामी पंडित फुर्ती से अंदर जाकर लुंगी लगा आया, लेकिन कसरत करने और अखाड़े में लौटने से गठा हुआ उसका खुला वक्ष नुमाइश की तरह दिखनौसी लग रहा था। फिर सुडौल गर्दन से लटकता काला डोरा बच्चे के मुख पर डिठौने की तरह फब रहा था। मतलब ये कि गली के दोनों तरफ उभरे चबूतरे युवकों से भर गए और कई जोड़ी आंखें रधिया में हिलक कर झूलने लगीं। रधिया बड़ी चतुर थी। अपनी ककरेजी धोती के लंबे घूंघट में 2 उंगलियों के बीच आंख बराबर जगह बनाकर सबके बनाव सिंगार देखती जाती थी और आगे बढ़ती जाती थी। सुंदर भी कम नहीं थी। अध खुले अंगों से उसका चंपई रंग दिखलाई पड़ता था। कछोटा से झांकती सुडोल पिंडलियां और आंचर में दुब का उभार उसके यौवन की पहचान अपने आप कह देता था। कभी कभी घूंघट से सटी एक बड़ी कटावदार आंख दिख जाती थी, जिससे उसकी नौनी छप का अंदाज लगाना मुश्किल न था। ऊपर से उसकी गर्वीली चाल और पैजनों की ठनकार के साथ अंग अंग की थिरकन, सब मादक था। शायद इसीलिए रधिया के काफी दूर निकल जाने पर भी गली भर की आंखें उसी तरफ लगी थीं और ककरों की रागनी अब भी कानों में बज रही थी। कुछ दिन पहले पैजना खरीदे थे उसने। मायके में उसकी सहेली सुखिया नए पैजना पहनकर आई थी और तभी उसने तय कर लिया था कि ऐसे पैजना जरूर खरीदेगी। सासरे आकर अपने पति लटोरा से हठ करने लगी। आखिर मऊ के मेले की घड़ी आई तो उसे इतनी खुशी हुई जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने हर दुकान में छीताफली पैजना देखे थे और हर सराफ से कहा था कि अच्छे बजते हैं या नहीं। हर बार ककरों को बजाकर सुना था। पूरा विश्वास हो जाने के बाद ही पति की तरफ कनखियों से देखा था और लटोरा ने एक एक कर पूरे 50 कलदार गिन दिए थे, अब तक की सारी कमाई। रधिया रास्ते भर ऐसे छमाके देकर चली थी कि घर आने पर लटोरा ने कहा था, रधिया तोरे पैजना मुए कानन में अबे तक बज रहे, दूसरन के कानन में सोई बजे, इसे तनक समझ के बाहर निकलो करे। और रधिया ने उसकी शर्त मंजूर कर ली थी, लेकिन कहाँ तक कैद रहे घर में। उसकी ननद इसी गांव में ब्याही थी और कई बार बुलौआ दे गई थी। दूसरे नए पैजना का चाव कहाँ तक मन को रोके। पड़ोसन से जल्दी लौटने की कहकर चली गई थी। ननद नंदोई और भौजी का रिश्ता बहुत मुलायम होता है, खास तौर से गांव में। दोनों ने उसके पैजनों की तारीफ की थी। विनोद में उलझने से काफी देर हो गई थी और वो घर की चिंता में खो गई थी। ननद ने ताड़कर चुटीला ताना दिया था,
भौजी, भैया तो रोज आउत उस सामने वाले घर में, अपन का ही नहीं निकलती। बस क्या था, एक कीड़ा उसके मन में रेंगने लगा था। वो तुरंत घर लौटी। जल्दी में उसके कदम जितनी तेजी से उठते थे, पैजनों का स्वर उतना ही तेज होता था। उसे लगा था पैजना बहुत भारी हो गए हैं, इतने भारी कि उसका वश चलता तो उन्हें काट कर फेंक देती। देखने सुनने वालों की भीड़ से उकताकर वो भागना चाहती थी, पर करे क्या, हर तरफ छुरियां सी गड़ रही थी। लेकिन उनकी चुभन उतनी पैनी न थी जितनी ननद के एक भाले की। पैजनों की आवाज सुनकर पीछे पीछे आ रहा था लटोरा, शराब के नशे में झूमता हुआ। उसने जोर से पुकारा, अरे रधिया। रधिया और तेजी से चली। लटोरा को और जोश आया, दौड़कर उसके पास पहुंचा और हाथ पकड़कर बोला, की केते गई थी, सीधे घर चल, हड्डी पसली न तोड़ डारो तो मैं काय को। लटोरा के हाथ की जकड़ कुछ ऐसी थी कि रधिया दर्द के मारे चीखने लगी। जब 2-4 गैलारे रुके तब तेज स्वर में बोली, मैं तो पंचन के जात, शराब पी के छेला बनो गली गली फिरत और मोय लांछन लगाउत। लातन की देवी बातन से नहीं मानत। उसने रधिया को घसीटना शुरू कर दिया और घर तक घसीटते ले गया। घर में बंद कर खूब पीटा, इतना कि गले से आवाज निकलना कठिन हो गया। आधी रात तक सिसकियों की गूंज बनी रही। सवेरा हुआ कि लटोरा का नशा खत्म हुआ। उसने लेटे लेटे पुकारा, रधिया। रधिया सो रही थी, कोई उत्तर नहीं। फिर कुछ जोर से, रधिया रानी। रधिया की आंख खुल गई, फिर भी चुप्पी। रात की चोटें कसक रही थीं। रधिया, तो पैजना ले दे, अब का चाने। गानो गुरिये सो ले दे हो, तनक धीरज तो रख। गहनी की चर्चा सुन नारी चुप कैसे रहे, तो नक्कर बोली, ते रोज ही पीटत, ऐसे घर में को रहे। लटोरा उठकर उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। हाथ पैर दबाकर चापलूसी करता बोला, तैं का इतनो नीच समझत लटोरा खा। काल तो इसे गुस्सा आई कि मैं थको हारो आओ और तैं तारो लगा के कड़ गई। तोरी सूरत देखे से मन जोड़ा जात, तन हल्को हो जात, पे तै दूर दूर रात। नंदोई के सामने ऊपरी के रोज ही जात और इते मोह देखी बतात। मस्खरी खाते सही मान गई। तोरी सो जो मोरी निगाह कहूं दूसरी जगह परत हुए, तो फिर मोए काय मारत। गैर होशी में ऐसो नशा कर हो तो कैसे बने, कौनू दिना कुआ तला में गिर के मर जे हो। लटोरा ने कसम खाकर कहा, भोर की पारो है, तोरी सो जो अब नशा करो। सूरज की जोत खा हाथ पसार के कात। मरत तो ऐसी कस में पचा जात, काय रोज तमाशो देखत नहीं है पुरा पाले में। नहीं, आज सच्ची कहत, मोय मरो देखो जो। रधिया ने झपट कर उसका मुंह बंद कर दिया और घर का काम करने लगी। उसकी नस नस में कसकन थी, पर उसकी परवाह न कर वो आगे की बात सोचने में लीन थी। आखिर वो उसका पति है, एक बार मार भी डाले तो क्या। गंगिया तो रोज पिटती है, पर उसका पति पूरा कसाई है, कभी मीठे मुंह बात नहीं करता। भगवान किसी को ना मिले ऐसा, यदि उसे मिलता तो कब की डूब मरती। उसका तो लाख गुना अच्छा है, कितनी जल्दी अपनी गलती मान गया। देवता है देवता। लटोरा काम पर चला गया, ठाकुर रामपाल सिंह के खलिहान पर। उसे सब कुछ करना पड़ता था, हल चलाने से लेकर फसल घर लाने तक, छोटे बड़े सब काम। घर की बेगार अलग, ठकुरानी की बातें भी सुनना पड़ती और कुंवर की सेवा भी। बहुरानी तो 2-4 काम पहले से बता देती, वो सब की सुनता और दिन भर दौड़ता रहता। किसी से किसी की चुगली नहीं और न झूठे बहाने या चिकनी चुपड़ी बातें। इसी से उसने सब का मन जीत लिया था। ठाकुर साहब के 300 बीघा के करीब खेती थी, कई जोड़ी हल बैल, कई पक्के कुएं, देखरेख को करता कामदार और सेवा को 24-25 नौकर चाकर। गांव में अच्छा दबदबा था उनका, सब अफसर और नेता उन्हीं के पास आते जाते। जिस पर निहाल हो जाते उसकी 16 आने चित्त, लेकिन जिस पर आंख चढ़ जाती उसका रहना तक दूभर हो जाता। लटोरा पहुंचा कि गढ़ी से ठाकुर साहब का बुलौआ आया। वो उल्टे पांव चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर दरबान ने आगाह किया कि कुंवर साहब की मर्जी है। वो उनकी रहस की तरफ बढ़ गया, कमरे में जाकर जोहार की और कहा, हुक्म हुए। कुंवर ने तकिया एक तरफ खिसकाकर कहा, लटोरा, ते अपनी बहू खां ठीक से नहीं राखत, कछु तंगी है का। लटोरा फर्श की तरफ आंखें गड़ाया बोला,
नहीं जू, महाराज की कृपा से सब नेक है। कल तनक होश में न हा तो जू, अब गलती न हु है। वो सोचने लगा कि कुंवर भी भेदिया रखने लगे। अभी तक तो ठाकुर साहब के जिम्मे सब कामकाज था, फिर अब कुंवर संभालने लगे क्या? शायद किसी ने कुंवर को खबर दी हो। भगवान जाने क्या बात है। उसकी उलझन समझकर कुंवर ने कहा, कौनो खास बात नहीं है लटूरा, जो तो घर गिरस्ती को मामलो आए, हमें क्या करने। हम तो तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने सब काम काज संभाल लो। जा जो बोतल ले जा, जा देसी में हल्की होत, नशा नहीं होत। अंग्रेजी शराब की एक बोतल नीचे रखी थी। उसे देखकर लटूरा डरते डरते बोला, मालिक मैं अपन की बरोबरी नहीं कर सकत। लटोरा खुशी में आए बक्सी, ते घबरात काहे है, ले जा। हुजूर मैं तो कसम खा चुको के। कसम खा के बड़ी अच्छी लगत, ई को मजा ऐसा ही है। लटोरा इनकार न कर सका, कैसे करता। साहब के सामने हठ करना मुश्किल था, कोई बात तक न करता था। लटोरा की हिम्मत थी कि इतना कह गया। उसने बोतल उठाई, गमछे में बांधी और जुहार कर चला गया और खूब शराब पी। रात भर रधिया को पीटा। हर बार ठाकुर साहब बोतल देते थे और हर रात लटोरा मदमस्त हो रधिया को पीटता था। एक रात रधिया न सह सकी और चुपके से भाग गई, या किसी कुआं ताल में डूब गई, या फिर कुंवर साहब ने 2-4 आदमी लगाकर भगवा दिया। इसके सिवा और क्या बचा कहने को। हर शराबी और उसकी घरवाली की कहानी यहीं खत्म होती है। ठीक है ना, मैंने कथाकार को बेरुखी से देखकर कहा था। 23 साल पहले इसी गांव में मैं शराबबंदी के लिए आया था। घर घर जाकर सबको समझाना, शराब की दुकानों के सामने धरना देना और शराबियों की समस्याएं हल करना मेरा काम था। उस दिन कई घरों में होकर गांव की चौपाल पर बैठा था कि भगुआ आया और रधिया की कथा सुनाने लगा। मैंने ऐसी कहानियां सैकड़ों बार सुनी थी, उनमें से कई सही भी होती थी और उन पर मैं विश्वास भी करता था। यहां तक कि उन्हीं के उदाहरण देकर दूसरों को समझाता था। कहीं कहीं अपनी आंखों से ऐसी कुछ घटनाएं देखी भी थीं। रधिया को उस गली में जाते और लटोरा को पीछा करते मैं देख ही चुका था, इसलिए भगुआ की कहानी ध्यान से सुन रहा था। जब पुरानी कहानी की तरह उसका अंत भी बिल्कुल जाना पहचाना लगा, तब मैं जाने को उठ खड़ा हुआ। मेरी उपेक्षा के बावजूद भगुआ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खड़ा होकर कहने लगा, बाबूजी अपन अचरज कर हो कि लटोरा ने शराब नहीं पी। वो कुंवर से बोतल लाऊ था तो और जैसी की तैसी रख के अपनो काम काज करा था तो रधिया से कात तो के कुंवर जू की जब भेंट नामंजूर कैसे कर सकत। इसे बोतल लाने पड़त और रधिया की कसम खा के पी कैसे सकत। इसे बोतल वैसे ही पड़ी रात। बाबूजी जो बात सोलही आने सच्ची आए गांव भर जानत। मोरी बात पे भरोसो न होए तो बोतलन को ढेर देख लो जाबे। भगुआ की कहानी अब दिलचस्प लग रही थी। ये पहला मौका था कि एक शराबी ने अपनी पत्नी की कसम को निभाया था और बोतलों के ढेर के बीच में रहते हुए भी शराब की एक बूंद तक न छुई थी। मेरी उत्सुकता अपनी सीमा पार कर गई थी। मैंने भगुआ से पूछा, फिर क्या हुआ? मैं चल पड़ा था ठाकुर साहब से मुलाकात करने। उनकी गढ़ी पास ही थी, साथ में था भगुआ। बाकी कहानी पूरी करने के इंतजार में गढ़ी के फाटक से कुछ कदम पर रुक गया। भगुआ कुछ कहने को था, पर एक आदमी को पास रुकते देखकर ठहर गया। ऐसा कौन आदमी है जो भगुआ की कहानी से संबंध रखता है? मैंने उसे पैनी निगाहों से देखा, जैसे एक मनोवैज्ञानिक का परीक्षक अपने पात्र को। वो आदमी बहुत कमजोर सा लगा, फटी धोती और बिना बाहों का कुर्ता पहने, सिर पर बड़े बड़े बाल बेतरतीब बिखरे हुए, दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई, धूल सने शरीर से बिल्कुल पागल की तरह लगता था। वो हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया था। उसके मुंह से शराब की तेज गंध निकल रही थी, जैसे अभी पीकर आया हो। तेजी से आने के कारण उसकी सांसें समाती नहीं थी और आंखें इधर उधर ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी की तलाश हो। मैं और ज्यादा पढ़ूं कि भगुआ ने इशारा किया, यही है लटोरा। कहानी के नायक को इतने पास से देखना कम सौभाग्य की बात नहीं। कितने लोग नायक नायिका की तलाश में दिन रात एक कर देते हैं, उन्हें कुछ कल्पित और झूठ मानकर निश्चिंत हो जाते हैं, किंतु मेरे सामने साक्षात लटोरा खड़ा था और भगुआ उसका गवाह था। मैंने भगुआ से सवाल किया, उसकी ये दशा कैसे हुई? कुछ न पूछो बाबूजी, भगुआ की आह निकल पड़ी।
भगुआ की इस बेरुखी पर मुझे गुस्सा आ रहा था। लगता था कि उसे लटोरा के सामने खड़ा करूं और बतला दूं कि वो झूठा है। कहता था कि शराब नहीं पीता। लटोरा के सामने क्यों नहीं बतलाता सब? क्यों उससे डरता है? फिर झूठी कहानी गढ़ने से क्या फायदा? मैं कुछ कहने को हुआ कि उसी समय पैजनों की झनकार उठी। छन 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 छनन छन छन छनन। अचानक एक मौका हाथ लगा लटोरा की प्रतिक्रिया जानने का। मैंने गौर से उसकी मुख मुद्रा को पढ़ा। पहले तो वो चौकन्ना हुआ, उसके कान खड़े हो गए और बदन में एक अजीब सी स्फूर्ति आ गई। आंखें कुछ ऐसी खिल गईं जैसे कमल की पंखुड़ियां। बाद में एकदम दौड़ा और फाटक से निकलती स्त्री का हाथ पकड़ लिया। एक चीख और बचाव की गूंज, फिर एक लाठी का प्रहार, तीनों एक साथ। लटोरा जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून की धाराएं निकल पड़ी थीं। मैंने सोचा कि मैं लटोरा की देखभाल करूं, पर भगुआ ने टोक दिया। ठाकुर की बहू। मसला टेढ़ा था, उठे कदम ठहर गए। भगुआ ने धीरे से कहा, बाबूजी, लटोरा ठाकुर की बहू को हाथ एक दपे पहले ही पकड़ चुको। गांव भरे में जे चर्चा है कि कुंवर जू ने रधिया खो रख लो के दूर भगवा दो। जेई को बदला लेन लटोरा आउत है। लटोरा चाहे जा होए, ठाकुर की बहू निकरी के उतई पहुंच जात। पे कछु लोग जो सोई कात के इमें ठाकुर को हाथ नहीं है। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर भगुआ से पूछने लगा, भगुआ, क्या ऐसी पैजना गांव में और किसी स्त्री के पास है? क्या रधिया के बाद और कोई पहन कर निकली? नहीं बाबूजी। कहीं से पैजना मिल सकते हैं? नहीं बाबूजी। तब तक 2-4 लठैत और आ चुके थे। पास पड़ोस और गैल के लोग एक क्षण रुकते और दूसरे क्षण खिसक जाते, शायद ठाकुर साहब के डर से। पूछने की हिम्मत कैसे पड़ती? सिर्फ उनकी आंखें सवालिया चिन्ह बनाकर छोड़ दी जातीं। एकाएक ठाकुर साहब का भारी स्वर गूंज उठा, का रे बदलवा? मालिक, डोरा चल रहो, उत्तर मिला। मैं मौत के मुख में पड़े एक लाचार आदमी को सहानुभूति देने के आवेश में फिर बढ़ा, लेकिन भगुआ ने अपनी जिद में मुझे रोक लिया। मैं चाहता था कि कोई फिर पैजना बजा दे। फिर एक झनकार गूंज उठे, छन छन छनन, छन छन छनन। आज तक वो गमक कानों में बसी है, एक करुण मिठास लिए। वो रधिया, ठाकुर की बहू और लोकनाट्य की ये नायिका, तीनों में गजब की अनुरूपता। सोचते सोचते मैं उलझन में था कि उत्सव खत्म हो गया। मंच पर मंत्री जी पुरस्कार दे रहे थे। प्रथम आई थी रुक्मणी सिंह, वही पैजना वाली युवती। फिर कुंवर साहब की हवेली में भोज था। नई तरह का सारा प्रबंध, वेज नॉन वेज, तरह तरह के पेय, और कहाँ तक बखान करूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लाचारी थी मंत्री जी के साथ आने की, इस पिछड़े गांव की नई विकास योजना को अंतिम रूप देने। आखिर विभाग के संचालन का बोझ था मेरे सिर पर। फिर जाने पहचाने गांव को सामने पाकर मन में एक अजनबी ललक जग पड़ती है और उसका लोभ अंदर नहीं समाता। आंखें गोपियों की तरह इधर उधर पुरानी जगहों को ढूंढती हैं, पर ना तो उनका कृष्ण मिलता है और न कोई नया सहारा। मुझे ये देखकर ताज्जुब नहीं हुआ कि गांव में सिवाय कुछ नए भवनों के और कुछ नहीं था। मंत्री जी ठहाका मारकर कह रहे थे, कुंवर साहब, कैसे कह सकते हैं आप कि कोई बदलाव नहीं आया? आपका ये सारा सरंजाम ही खुद बता रहा है। पैजनों की सी ठसक भरी झनकार, मेरी आंखें बरबस ही उस तरफ उठीं। अब वो मेरे करीब थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, तुम्हारे वे पैजना क्या तुम्हारी माँ के थे? हाँ सर। पर आपका क्या मतलब है सर? उसने मुझसे ही प्रश्न कर दिया था और मैं उसका उत्तर खोजने में लीन हो गया था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी पैजना के ककरा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।